नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आई नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रखर पत्रकार व पूर्व सांसद स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर को उनकी पुण्यतिथि पर किया नमन। कहा, स्वर्गीय चंदूलाल ने अपने प्रखर व्यक्तित्व और निर्भीक पत्रकारिता से देश में छत्तीसगढ़ का नाम किया रोशन। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि केंद्र ने राज्य के साथ किया सौतेला व्यवहार। और कैंप 2 में हुई युवक की हत्या के मामले में छावनी पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 2 अन्य की सरगर्मी से की जा रही है तलाश। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ के प्रखर पत्रकार और पूर्व सांसद स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर के अमूल्य योगदान को याद करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र स्वर्गीय चंदूलाल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण सर्वदलीय मंच के अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को नई दिशा प्रदान की थी। उन्होंने अपने प्रखर व्यक्तित्व और निर्भीक पत्रकारिता से देश में छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया। मातृभूमि के प्रति उनकी सेवा भावना एवं उनके अमूल्य विचार नई पीढ़ी को हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा कि इस बजट में सैन्य सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया गया और रोजगार के वादे भी पूरे नहीं किए गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि विशेष रूप से छत्तीसगढ़ राज्य को इस बजट से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन केंद्र ने राज्य के साथ सौतेला व्यवहार किया है। इस बजट में हमारे राज्य या हमारे लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। खाद्य मंत्री श्री भगत ने कहा कि बजट में रोजगार के नए आंकड़े पेश किए गए हैं, लेकिन इसके लिए कोई वास्तविक कार्य योजना नहीं बनाई गई है। केंद्रीय बजट बहुत ही निराशाजनक और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए बहुत उम्मीद थी कि कुछ करेंगे, लेकिन युवा ताकते रह गए। रोजगार का कोई उसमें उल्लेख नहीं। मध्यम वर्गीय जो परिवार है उसको टैक्स में कोई छूट नहीं। उसी प्रकार जो एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों का आय दूना करने का जो बात था उसमें भी कोई पहल नहीं। बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और लोगों को राहत देने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। शपथ फाउंडेशन द्वारा थैंक यू भिलाई का रंगारंग आयोजन शहीद पार्क सेक्टर 5 में किया गया। इस कार्यक्रम में राजधानी रायपुर के संसदीय सचिव विकास उपाध्याय व भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव शामिल हुए। कार्यक्रम में भिलाई शहर के विभिन्न क्षेत्रों से समाज, शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण, कला, संगीत, नृत्य के क्षेत्र में सेवा देने वाले व भिलाई का नाम रोशन करने वाले विशिष्ट व प्रबुद्ध जनों को 9 रत्न व विशिष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित किया गया। इस संदेश के साथ कि जितनी ऊंचाइयों में तो यूथ आइकन के रूप में लोग जानते हैं, पहचानते हैं। केवल कांग्रेस पार्टी में नहीं, सभी दलों में जिनका
परिचय है, जिनको पसंद करने वाले किसी एक विचारधारा के नहीं है। ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय विकास उपाध्याय जी, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मैं कल जब विकास भैया से बात किया इस आयोजन के लिए, भाई भिलाई की भावना सब कुछ दिखती है। इस आयोजन में भिलाई कैसे बसा है, कैसे लोगों के द्वारा बसाया गया है और क्या कल्चर है, इसको हम देख पाते हैं। ये एक रोजगार पाया और अपना परिवार का संचालन किया। मैं सबसे पहले इस भिलाई को नमन करता हूं और इस आयोजन को करने वाले तमाम आयोजनकर्ता को हृदय से धन्यवाद। राजेश चौहान जी, वीरेंद्र भैया, अनिल शुक्ला जी, गुप्ता जी, कन्हैया जी, रश्मि जी, कल्पना जी, पुष्पा जी, जितेंद्र जी, सीजू भाई, बनछौर जी, बनछौर भैया, नीता लोधी जी, राजू भाई, वशिष्ठ भाई, तमाम बहुत सीनियर लोग वहां पर बैठे हैं। उन सबका हृदय से धन्यवाद। भिलाई के तमाम लोग यहाँ पर हैं, महिला बहनें भी हैं, युवा साथी भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और एक परिवार की तरह एक पारिवारिक आयोजन में आपने मुझको बुलाया, अपने इस भिलाई परिवार में आपने मुझको शामिल किया। मैं हृदय से अपने परिवार की तरफ से और रायपुर राजधानी की तरफ से आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं। भवन से ज्यादा सुंदर भावना होना चाहिए, साधन से ज्यादा सुंदर साधना होना चाहिए और दृष्टि से ज्यादा सुंदर दृष्टिकोण होना चाहिए। तो भिलाई का निर्माण जब हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो कल्पना परिकल्पना की और अब जब छत्तीसगढ़ के विषय में आप बात करेंगे तो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी की ये सोच है। और जिस प्रकार से भिलाई में हर जाति धर्म वर्ग का व्यक्ति, सीजू भाई मेरे को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी दुर्ग ने वैशाली नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का आकस्मिक निरीक्षण किया और वहां भारी गड़बड़ी देखकर प्रभारी डॉक्टर कृष्णा देवनानी को कारण बताओ नोटिस थमाया, साथ ही सभी स्टाफ का 1 माह का वेतन भी रोक दिया। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इन दिनों स्वास्थ्य अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को लेकर तत्पर नजर आते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र बेलचंदन वैशाली नगर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान प्रभारी डॉक्टर कृष्णा देवयानी समेत कई स्टाफ हॉस्पिटल से नदारद मिले। सिर्फ इतना ही नहीं, प्रभारी डॉक्टर कृष्णा देवयानी की हाजिरी रजिस्टर में 1 फरवरी तक पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके थे। वहीं प्रसव व्यवस्था एवं कोरोना की तीसरी लहर को रोकने हेतु किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारियां नहीं की गई थी, जिस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी दुर्ग ने हॉस्पिटल प्रभारी कृष्णा देवयानी को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए हॉस्पिटल के सभी स्टाफ का 1 माह का वेतन रोक दिया है। ज्ञात हो कि वैशाली नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की शिकायत लंबे समय से स्वास्थ्य अधिकारियों को मिल रही थी, जिसको संज्ञान में लेते हुए ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी देवेंद्र बेलचंदन ने त्वरित कार्रवाई की। इस कार्रवाई से संपूर्ण दुर्ग जिले के स्वास्थ्य केंद्रों के कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। सर्वप्रथम मैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वैशाली नगर पहुंचा तो मैडम वहां की प्रभारी अनुपस्थित पाई गई और पता चला कि मैंने रजिस्टर देखा, उपस्थिति रजिस्टर, उसमें 1 फरवरी में भी उनका साइन था और मेरा विजिट तारीख था 31 जनवरी। दूसरा वहाँ पे जितने भी कक्ष हैं उनके रजिस्टर, जैसे कि ड्रेसिंग रजिस्टर है, लैब रजिस्टर है, ओपीडी रजिस्टर है, आईपीडी रजिस्टर है, ये पूर्ण रूप से संधारित नहीं थे। दूसरा, कोविड तीसरी लहर के लिए शासन के द्वारा प्रयास की जा रही है कि तैयारी अच्छे से रहे, जिससे कि मौतें कम हो, वो तैयारी में कमी पाई गई। चौथा ये कि उनके जो कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र में 6-7 उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। उस उप स्वास्थ्य केंद्रों में राष्ट्रीय कार्यक्रमों का संचालन सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। वो स्वास्थ्य केंद्र, जैसे मैंने कुरुद SWC गया था, वहाँ पे भी न डिलीवरी हो रही है न अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। वहाँ पे पोस्टिंग हो गई है स्टाफ नर्स का, RMA गए हैं, RMA के द्वारा पेशेंट दिया जा रहा है शुगर BP का,
लेकिन जिस मापदंड के अनुसार SWC उप स्वास्थ्य केंद्र कुरूद का संचालन होना चाहिए वो 100% नहीं हो रहा था। अभी कारण बताओ नोटिस दिए गए हैं, हो सकता है उच्च अधिकारी द्वारा वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी और समस्त वहाँ के कर्मचारियों को भी हिदायत दी गई है कि आप सुचारू रूप से सभी कार्यक्रमों का संचालन करें। सरकारी अस्पतालों सहित सरकारी महकमे की यही कहानी है कि अधिकारी कर्मचारी अपने कार्यस्थल से गायब रहते हैं। जिस प्रकार जिला स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई कर रहा है, इसी प्रकार सभी सरकारी महकमे में कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे सरकारी तंत्र भी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति ईमानदार बना रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक। भाजपा पार्षद व नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा पार्षद दलों द्वारा अजय वर्मा के निवास स्थान पहुंचकर उनका जन्मदिन हर्ष के साथ मनाया। इस अवसर पर भाजपा के पार्षद अजीत वैद, नरेंद्र बंजारे, ओम प्रकाश सेन, गायत्री साहू, काशीराम कोसरे, नरेंद्र चंदेल, मनीष साहू सहित अन्य भाजपा पार्षदों ने भाजपा नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा के निवास स्थान गाजे बाजे के साथ पहुंचे, केक काटकर मुंह मीठा कराया और जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर सभी भाजपा पार्षदों ने अपने नेता प्रतिपक्ष का हार व गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर मोहन नगर पश्चिम भाजपा पार्षद अजीत वैद ने नेता प्रतिपक्ष व वरिष्ठ भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता अजय वर्मा को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, जी हां, भिलाई शहर के हृदय स्थल सुपेला में व नेशनल हाईवे से महज चंद कदमों की दूरी पर, साथ ही साईराम टाटा मोटर्स के बाजू चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ चंडीगढ़ से आए कुक द्वारा सभी प्रकार के साउथ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल टेस्टी फूड उपलब्ध हैं। पंजाबी कुलचा, इडली, सांभर वड़ा, सादा डोसा, मसाला डोसा, मंचूरियन, छोले भटूरे व साथ ही सभी प्रकार के प्योर वेज डिशेस, टेस्टी फूड के अलावा सेल्फी जोन जो कि खास आकर्षण का केंद्र है, साथ ही पार्टी की भी सुविधा। चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट, हमारा पता साईराम टाटा मोटर्स के बाजू सुपेला भिलाई। टाटा शोरूम के पीछे में जस्ट हमने क्या है पूरा पंजाब का थीम लेके आया हुआ है अभी यहाँ पर। जो हमारा ढाबा है बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है चंडीगढ़ का थीम है, और जो हमारे कुक्स हैं स्पेशली हमने पंजाब और चंडीगढ़ से बीच में सारे कुक्स हमारे स्पेशलिस्ट हैं। और हमारा ढाबा नाम से है लेकिन मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट है। इसमें साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन और आपका कॉन्टिनेंटल, चाइनीज सारी वेराइटी हमारे पास है, तो एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टेक्ट नंबर 8196991110, 07884230 तो अवश्य पधारें चंडीगढ़ प्योर वेज ढाबा एंड रेस्टोरेंट। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन, न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है।
हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम, नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता PM शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। आइए बढ़े आगे की खबरों की ओर। मंगलवार की देर शाम छावनी थाना क्षेत्र के श्याम नगर कैंप 2 में आपसी रंजिश की वजह से 4 युवकों ने मिलकर एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। छावनी पुलिस हत्या की जानकारी मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपियों में से 2 युवकों को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ करनी प्रारंभ। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामनगर कैंप 2 में पुरानी रंजिश के कारण 4 युवकों ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से एक युवक राकेश यादव की चाकू से हमला कर हत्या कर दी। मृतक हाल ही में जेल से छूटकर आया हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही छावनी थाना पुलिस की पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची और 2 आरोपियों को काफी मशक्कत के बाद गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी बीनू साहू और मृतक राकेश यादव के बीच काफी वक्त से पुरानी रंजिश चली आ रही थी, जिसके बदले के फलस्वरूप राकेश यादव की निर्ममता से हत्या कर दी गई। घटना के बाद से फरार आरोपियों की पुलिस ने तलाश तेज कर दी है, साथ ही शीघ्र गिरफ्तार करने की बातें कही हैं। इस पूरे मामले की जानकारी छावनी CSP कौशलेन देव पटेल ने दी। ये मामला एक्चुअली आपसी रंजिश का है, जिसमें राकेश यादव जो मृतक है एक्चुअली 1.5 साल पहले इसके द्वारा जो आरोपी पक्ष है उसमें से बीनू साहू के ऊपर एक प्राणघातक हमला किया गया था, जिसमें इसको 307 का आरोपी बना हुआ था। और राकेश यादव के छूटने के पश्चात रंजिश वसी बीनू साहू और उसके परिवार के 3-4 सदस्यों के द्वारा उसके पर प्राणघातक हमला किया गया और उसकी मृत्यु कारित हुई है, जिसमें हमारे द्वारा 36/22 अपराध क्रमांक के तहत 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और अभी वर्तमान में 2 आरोपी गिरफ्तार। सर फरार कितने सर आरोपी? 2 आरोपी अभी वर्तमान में फरार है। गौरतलब है कि मृतक राकेश यादव ने मुख्य आरोपी बीनू साहू के ऊपर लगभग 1.5 वर्ष पूर्व जानलेवा हमला किया था, जिसके बाद पुलिस ने राकेश यादव पर धारा 307 का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। बदला लेने की ताक में रहे बीनू साहू और उसके साथियों ने अंततः राकेश को मौत के घाट उतार दिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। दुर्ग को स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत पूरे देश में नंबर 1 लाने निगम द्वारा कराई जा रही प्रतियोगिता में हिस्सा लेने शहर की जनता दिखा रही है रुचि। पंजीयन फॉर्म लेने अब तक 217 लोगों ने जमा किया फॉर्म। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में निगम दुर्ग द्वारा किए गए शानदार प्रदर्शन और बेहतर क्रियान्वयन हेतु निगम द्वारा शहर दुर्ग को नंबर 1 लाने की मंशा के अनुरूप कई आयोजन कर शहर की जनता से सहयोग की अपील कर रही है। इसी कड़ी में दुर्ग नगर निगम द्वारा दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल व निगम आयुक्त के दिशा निर्देश के बाद स्वच्छता प्रतियोगिता का आयोजन करने जा रहा है, जिसमें भाग लेने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। स्वच्छता प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में प्रतिभागी नगर निगम कार्यालय में पंजीयन फार्म लेने पहुंच रहे हैं, जिसमें अब तक 217 फार्म लोगों ने लिया है और प्रतियोगिता में रुचि भी दिखा रहे हैं। गौरतलब है कि 12 विषयों पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 अभियान के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर जैसे स्वच्छतम विद्यालय, स्वच्छतम हॉस्पिटल, स्वच्छतम बाजार, स्वच्छतम मोहल्ला, स्वच्छतम होटल, स्वच्छतम वार्ड, स्वच्छतम आंगनबाड़ी सहित अन्य विषयों पर प्रतियोगिता कराई जा रही है। इस संबंध में दुर्ग निगम के सहायक स्वास्थ्य प्रभारी जावेद अली ने न्यूज टीम को प्रतिक्रिया दी। नगर पालिका निगम दुर्ग द्वारा स्वच्छता प्रतियोगिता का कार्यक्रम का शुभारंभ आदरणीय महापौर महोदय और आयुक्त महोदय के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया है। और इसके लिए जो है हमने विभिन्न जो श्रेणी में प्रतियोगिता का कैटेगरी रखा है, उनके माध्यम से ये आवेदन जमा हो रहे हैं। अभी तक 217 आवेदन जमा हो चुके हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगिता कार्यक्रम है
वो इस प्रकार है कि स्वच्छतम विद्यालय है, स्वच्छतम गार्डन है, स्वच्छतम स्कूल है, स्वच्छतम बैंक है, वार्ड है, और इस तरीके से SRM सेंटर है, और आपका होटल रेस्टोरेंट। तो 12 कैटेगरी की प्रतियोगिता का कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो है 217 आवेदन जमा हो चुके हैं, जिसकी तारीख आज के दिनांक में 5 तारीख तक के लिए बढ़ा दी गई है। और फिर उसके बाद जो नगर निगम की टीम गठित की गई है, उनके द्वारा सर्वेक्षण का कार्य किया जाएगा, और जो उत्कृष्ट प्रतिभागी बनेंगे उनको प्रथम, सेकंड और थर्ड प्रतियोगिता में उनको सम्मानित किया जाएगा। ये जांच जैसे जिस होटल में जाएंगे उस होटल की साफ़ सफाई व्यवस्था, उसका रख रखाव किस तरीके से रखा गया है, वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई कि नहीं, नागरिकों को किस तरीके से सुविधा उपलब्ध हो रही है। जो पैरामीटर शासन द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उस पैरामीटर पे यदि वो सही पाए जाते हैं तो उस हिसाब से जिसके अंक ज़्यादा मिलेंगे उनको प्रथम, और उसी क्रमशः उसको सेकंड थर्ड का वो किया जाएगा। ट्रेंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वहीं भिलाई 3 के कांग्रेस जनों द्वारा स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि के अवसर पर भिलाई 3 बाजार चौक में स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। इस अवसर पर चरोदा निगम के महापौर निर्मल कोसरे, निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर, पूर्व सभापति विजय जैन सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि व कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित। चरोदा समाज सेवी संगठन के द्वारा आज दुर्ग लोकसभा के पूर्व सांसद व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिवंगत चंदूलाल चंद्राकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन चंदूलाल चंद्राकर व्यवसायिक परिसर भिलाई 3 में उनके प्रतिमा स्थल पर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महापौर निर्मल कोसरे, निगम सभापति कृष्णा चंद्राकर, पूर्व सभापति विजय जैन शामिल रहे। इसे लेकर शामिल सभी अतिथियों ने कहा कि चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन के पुरोधा थे। उन्होंने जिस भावना और सोच के साथ छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए आंदोलन का शंखनाद किया था, उसे कांग्रेस की प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में साकार करते हुए आगे बढ़ रही है। चंदूलाल चंद्राकर छत्तीसगढ़ के महान सपूत थे। उन्होंने लोकसभा सांसद रहते हुए केंद्र सरकार में मंत्री के रूप में कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला। छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वाभिमान की रक्षा के लिए भी चंदूलाल चंद्राकर ने अहम महत्वपूर्ण योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी की पावन पुण्य स्मृति में मैं उसे श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। जो सपना स्वर्गीय चंदूलाल चंद्राकर जी ने देखा था, छत्तीसगढ़ की परिकल्पना जो की थी उन्होंने, आज 21 साल बाद ऐसे लगा हमको 2018 से जब से माननीय भूपेश बघेल जी एक छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बने हैं, उनके सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ को गढ़ने का प्रयास कर रहा है। आज भिलाई चरोदा में भी उन्हीं के अनुरूप हमारी शहर सरकार कांग्रेस की बनी है, तो निश्चित रूप से उनके सपनों के आधार पर हमारा भिलाई चरोदा और पूरा छत्तीसगढ़ बने, यही हमारे चंदूलाल चंद्राकर जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। चंदूलाल चंद्राकर जी के पुण्यतिथि में हम लोग उपस्थित हुए हैं। 27वां पुण्यतिथि है। इसमें माननीय भूपेश बघेल जी, हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन, हमेशा यहाँ आए हैं। आज कुछ कार्यक्रम राहुल जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी, इसलिए नहीं आ पाए, उसके लिए खेद है। हमारे कांग्रेस जन सभी एकत्रित हुए हैं और उसके मंशा के हिसाब ही यहाँ कार्य होगा भिलाई नगर क्षेत्र में। और आज हमारे महापौर जी उसका घोषणा किए हैं कि यहाँ छतरी उसके ऊपर होगा। ये प्रथम घोषणा था उसका। हम लोग बोले कि प्रथम घोषणा अच्छे कार्य के लिए करेंगे, तो शुरुआत आज से यहाँ हुआ है। आज चंदूलाल जी की पुण्यतिथि पर उनको याद करना निश्चित रूप से फख्र की बात है। और जो चंदूलाल जी ने ख्वाब देखा था जिस छत्तीसगढ़ का, वो समय आ चुका है। कांग्रेस की सरकार ने उनके सपनों के आधार पर छत्तीसगढ़ का नवनिर्माण करना प्रारंभ कर दिया है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लोग, छत्तीसगढ़ के युवा, छत्तीसगढ़ के बेरोजगार, छत्तीसगढ़ की महिलाएं, छत्तीसगढ़ के किसान, इन सब का वही विकास होगा जो चंदूलाल जी ने ख्वाब देखा था। जैसा कि आज हम लोग चंदूलाल जी, हमारे पूर्व सांसद, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के स्वप्न दृष्टा थे छत्तीसगढ़ राज्य के, उनकी 27वें पुण्यतिथि मनाने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। चंदूलाल चंद्राकर जी जब सांसद थे तो हम लोग बहुत युवा हुआ करते थे, उनके कार्यशैली से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। और उन्होंने जो सपना देखा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य का, वो सन
2001 में उनके मरने के 6 साल बाद उनके आत्मा को शांति मिली। छत्तीसगढ़ राज्य के रूप में आप सब देख रहे हैं जो यहाँ खुशहाली है, जो यहाँ विकास है, जो समृद्धि है, जो जागरूकता है स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, तो ये कल्पना उन्होंने किया था। यहाँ अमीर धरती के गरीब लोगों का उन्होंने पर्याप्त अध्ययन किया था और खेती में विविधता। महापौर ने इस अवसर पर उनके प्रतिमा स्थल पर निगम के माध्यम से शेड निर्माण कराने की घोषणा की। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधि व कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल रहे। ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट यूथ स्ट्रगल कमेटी द्वारा अखिल भारतीय विरोध दिवस के अवसर पर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षाओं की विसंगतियों को दूर कर सभी पदों को जल्द भरने की मांग को लेकर तथा युवाओं और छात्रों पर बर्बरता पूर्वक हुए लाठीचार्ज के खिलाफ दुर्ग कचहरी चौक में विरोध प्रदर्शन कर अपर कलेक्टर को केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ऑल इंडिया अनएम्प्लॉयमेंट यूथ स्ट्रगल कमेटी के द्वारा अखिल भारतीय विरोध दिवस के अवसर पर आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी परीक्षाओं की विसंगतियों को दूर कर सभी पदों को जल्द से जल्द भरने की मांग को लेकर एवं युवाओं और छात्रों पर जो बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया उसके खिलाफ दुर्ग कचहरी चौक में प्रदर्शन कर अपर कलेक्टर जागेश्वर कौशल को अश्वनी वैष्णव केंद्रीय रेल मंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर ऑल इंडिया अनएम्प्लॉय यूथ स्ट्रगल कमेटी के दुर्ग जिला प्रभारी पूजा सागर ने कहा कि आरआरबी, एनटीपीसी एवं ग्रुप डी के लगभग 1.5 लाख पदों के लिए जनवरी 2019 में वैकेंसीज निकाली गई थी। 2021 में एनटीपीसी के 35,277 पदों की परीक्षा ली गई, जिसका परिणाम जनवरी 2022 में घोषित भी किया गया, लेकिन परीक्षा परिणाम को लेकर काफी संख्या में छात्रों की तरफ से सवाल आए, जिसका समाधान तुरंत किया जाना था। साथ ही साथ ग्रुप डी के 1,25,000 पदों के लिए एक ही परीक्षा होती थी, लेकिन उसे 2 कर दिया गया, जिसके कारण छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा है। पहले आंदोलनकारी छात्र शांतिपूर्वक अपनी मांग उठाते रहे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिससे युवा इस तरह के मजबूर हुए। जिस तरह से रेलवे परीक्षार्थियों पर पुलिस बल का प्रयोग किया गया, उन्हें लाठी डंडे और पत्थरों से मारा गया और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए, जितनी निंदा की जाए कम है। यहाँ तक कि हॉस्टल के कमरों में घुसकर निर्दोष छात्रों को पीटा भी गया। वहीं कोरोना की आड़ में 2 साल से नौकरी नहीं दी जा रही है। रेलवे एक समय सबसे ज्यादा 23 लाख नौकरी देने वाली संस्था थी, परंतु आज मात्र 12 लाख के करीब पद रह गए हैं। रेलवे का निजीकरण भी किया जा रहा है, जिसके कारण बचे खुचे अवसर भी समाप्त हो जाएंगे। रेलवे में भी ठेकेदारी प्रथा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थायी भर्ती नहीं की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से विराम के लिए। खबरें लगातार जारी हैं ब्रेक के उस पार। हर्पिस, HIV एड्स और हेपेटाइटिस ये वायरस जन्य रोग है। ये ज्यादातर रक्त धारा में मौजूद होता है, जिसमें एक तंतु अनुवांशिक अणु होता है। हर्पिस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: हर्पिस सिम्प्लेक्स, हर्पिस जेंटिलियस, हर्पिस जोस्टर। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जेंटिलियस ये स्त्री और पुरुषों के गुप्तांगों में होता है। ये पुरुष के गुप्तांगों में दाने, छाले, जलन, लाल होना, खुजली के रूप में, इंद्रियों को ढकने वाली चमड़ी का क्रेक होना, हटना, लगातार बुखार, मुंह में छाले होना, शरीर कमजोर होना के रूप में होता है। हर्पिस जोस्टर शरीर में पानी भरे फफोले की तरह जो दर्द, जलन, चमचमाहट, खिंचाव के साथ उभरते हैं, इससे शरीर का कोई भी अंग निष्क्रिय हो सकता है। कोई भी एंटीबायोटिक गोली या मलहम इस रोग को दबा देता है, जिससे इस रोग के समाप्त होने का एहसास होता है, परंतु वो सिर्फ धोखा है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्वरूप टॉकीज के सामने, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है।
भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, फ्री वाईफाई इंटरनेट, न्यू एलिवेटर, ट्रेवल असिस्टेंट, सेफ डिपॉजिट वॉल्स एंड गोडाउन, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House Railway Station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। सड़क निर्माण के लिए अवैध मुरुम खनन कर ले जा रहे 3 ट्रकों को दुर्ग खनिज और जिला पुलिस प्रशासन की संयुक्त कार्यवाही कर सीज किया गया है। जानकारी के अनुसार बेमित्रा की एसकेसी कंपनी की यह तीनों ट्रक हैं जिनमें अवैध मुरुम का परिवहन किया जा रहा था। पूरे मामले की जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने कुछ इस प्रकार से दी। ये कुलगांव थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर अंजोरा के एक क्षेत्र में एक अवैध उत्खनन की सूचना आप लोगों के द्वारा मीडिया के माध्यम से प्राप्त होने पर पुलिस ने माइनिंग की टीम के साथ संयुक्त रूप से महातबीज दी और 3 हाईवा के खिलाफ कार्रवाई माइनिंग विभाग के द्वारा की गई है। क्योंकि माइनिंग डिपार्टमेंट साथ में थी तो पुलिस वहां सपोर्ट ग्रुप में उनके साथ थी और 3 हाईवा जब्त किया गया है और अभी माइनिंग विभाग के द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने सभागार में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं पर तेज गति से कार्य करने निर्देश दिए गए। अधूरे विकास कार्यों को पूर्ण करने, गोधन न्याय योजना, स्वच्छ भारत मिशन, कोविड टीकाकरण आदि के साथ मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय से प्राप्त आवेदन के निराकरण की जानकारी भी ली गई। बैठक में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, अधीक्षण अभियंता यूके धलेंद्र, उपायुक्त नरेंद्र बंजारे प्रमुख रूप से उपस्थित। वहीं नगर निगम द्वारा मास्क नहीं लगाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। शहर के सभी बाजारों, सार्वजनिक क्षेत्रों, चौक चौराहों में मास्क चेकिंग को लेकर सघन अभियान चलाया जा रहा है और जुर्माना वसूला जा रहा है। कोरोना गाइडलाइंस का पालन कराने निगम की टीम लगातार शहर में सक्रिय है। अब तक 514 लोगों से 62,345 रुपए जुर्माना वसूला भी जा चुका है। साथ ही बिना मास्क बाजारों में व्यवसाय कर रहे दुकानदारों से भी जुर्माना वसूल किया जा रहा है। मास्क के लिए लोगों को जागरूक करने अभियान भी चलाए जा रहे हैं। दूसरी ओर केंद्रीय बजट को ऐतिहासिक बताते हुए दुर्ग जिला भाजपा के मीडिया प्रभारी केएस चौहान ने बजट को नीति आधारित बजट बताया है। उन्होंने सर्वांगीण विकास वाला बजट बताते हुए कहा कि सरकार डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने बजट लाई है। उन्होंने कहा कि यह पूरी तरह से आम आदमी का और सबसे महत्वपूर्ण भविष्य का बजट है। खेती को टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। रेल यात्रियों को आवागमन की बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास भी सरकार ने इस बजट में किया है। सर्वप्रथम मैं बधाई देता हूं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारी वित्त मंत्री श्री निर्मला सीतारमण जी को, जिन्होंने इतना ऐतिहासिक बजट लाके ये बजट अब ऐसा है कि जो डेवलपिंग कंट्री से जो डेवलप्ड कंट्रीज बनती है वैसा बजट आया है और ये मील का पत्थर साबित होगा हमारे भारत के उत्थान के लिए। अब ये प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है कि जिससे भारत अपनी बेहतरीन उड़ान लेगा। ये जबरदस्त इसलिए है क्योंकि इसमें डिजिटल इंडिया की बात की गई। डिजिटल करेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे बहुत ज्यादा सुलभता और निश्चिंतता और सुरक्षा सब चीजें होंगी। इससे ग्रोथ बहुत ज्यादा होने वाली है। दूसरा, रोजगार के लिए जो 60 लाख और 16 लाख नौकरियों की बात की गई है वो तो अलग है। दूसरा, वहां से जो बाहर से जो मशीनरी आने वाली है यहां पर, उससे हमारे रोजगार में बहुत ज्यादा
फायदा होगा, रोजगार बहुत ज्यादा मिलने लग जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही सिविलाइजेशन है। जैसे कि आज से 25 साल बाद अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं, अभी जो जिस हिसाब से बजट बना हुआ है, 25 साल के अंदर हमारे 50% से ज्यादा आबादी शहरों में रहेगी। ये बहुत ही ज्यादा इस टाइप से प्लान किया गया है। और जो पोस्ट ऑफिस को बैंकों से जोड़ा गया है ताकि ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग, अंचल के जो लोग हैं, वो भी डिजिटलाइज्ड करेंसी से जुड़ सके और उनका विकास हो सके। ये पूरी की पूरी जो तैयारी है वो डिजिटलाइज्ड करेंसी की तैयारी है। और डिजिटलाइज्ड करेंसी जिस दिन हो गई, उस दिन ये समझ जाइए कि राम राज्य आ जाएगा। दूसरा, जो रोजगार के बारे में मैंने बात की, वो तो है ही, वो रोजगार। और तीसरा, जो कृषि में जो बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक खाद की बात की गई है, और कृषि में जो कृषि इक्विपमेंट्स होंगे उसको सस्ता किया गया है। रोजमर्रा की जीवन में जो बहुत ज्यादा खर्चे होते हैं जिस चीज में, उसको भी खर्चा कम किया गया है। जैसे जूता, कपड़ा, मोबाइल चार्जर और दूसरी अन्य चीजें, उनको भी बहुत ज्यादा सस्ता किया गया है। तो ऐसे मिला के ये बजट जो है वो मध्यम वर्गीय परिवार को इनडायरेक्ट रूप से लाभ पहुंचाने वाला बजट है। और मध्यम परिवार लोगों को उच्च वर्ग में लाने की ये तैयारी है और अंत्योदय तक पहुंचने वाला ये बजट है। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे जाएंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।